नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे और आज हम लेके आए हैं आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बार-बार आपसे पूछे जाते हैं। फिर चाहे वो यूपी टेट हो, सीटेट हो, रीट हो या सुपर टेट हो, ऐसे ढेर सारे एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन्स, जो कॉन्सेप्ट्स आपसे बार-बार पूछे जाते हैं, वो हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं आज। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे यूपी टेट 2019 में ये थॉर्नडाइक की जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है, उस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट कौन-सा ऑप्शन सही होगा? एक और क्वेश्चन है यहाँ पे सीटेट 2019 का, जहाँ पे पाब्लो की थ्योरी ऑफ लर्निंग पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पाब्लो के अनुकूलित प्रतिक्रिया सिद्धांत में विलोपन का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सीटेट 2019 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे रीड 2021 में स्किनर के पॉजिटिविटी इन्फोर्समेंट के कॉन्सेप्ट पे आया। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए यहाँ पे है और इन सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वो की कॉन्सेप्ट्स हम रिवाइज कर लेते हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं यहाँ पे। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस बना के आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपनी थ्योरी वाली क्लास, जहाँ पे हम जल्दी से डिस्कस करेंगे उन की पॉइंट्स को जो आपसे बार-बार पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म पे और आज की क्लास में जो यूपी टेट की लेक्चर सीरीज़ चल रही है, उसमें सीडीपी की सीरीज़ में आज चौथा दिन है और आज हम बात करने वाले हैं मेजर थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। 2 क्लासेज में इसको डिवाइड करेंगे। पहले क्लास में हम बात कर लेंगे कुछ स्पेशल थ्योरीज़ की, जैसे स्किनर की है, कोहलर की है, उसके बाद हम प्याजे की और सोशियो कल्चरल थ्योरी वाइगॉत्स्की की है, उसकी चर्चा हम पार्ट 2 में कर लेंगे। और साथ में हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जिनको अभी आपने स्टार्टिंग में स्लाइड्स पे देखा कि उन्हें कैसे सॉल्व करें, और बार-बार रिपीटेडली इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना लेट किए चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का एजेंडा क्या होने वाला है, किन-किन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले थॉर्नडाइक की ट्रायल और एरर थ्योरी पे। थॉर्नडाइक का जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है उस पे बात करेंगे। हालांकि एक क्लास पहले यानी कि तीसरी क्लास में हमने कुछ कुछ बातें करी थी, लेकिन वहाँ पे स्पेशली हमने थ्योरी ऑफ लर्निंग की चर्चा नहीं करी थी। पाब्लो, स्किनर और थॉर्नडाइक की चर्चा की है, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे और ज़्यादा फोकस करेंगे कि क्वेश्चंस पे हम जल्दी से पहुँच पाएँ। दूसरा कॉन्सेप्ट जो पाब्लो की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी थी, पाब्लो का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, उसकी चर्चा करेंगे। स्किनर्स की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पे बात करेंगे। लर्निंग कर्व और प्लेटू क्या होता है, ये भी कल के क्लास में हमने डिस्कस करा था। तो मेजरली आज की क्लास में कल यानी तीसरी क्लास का रिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो उनकी कॉन्सेप्ट्स को हम जल्दी से स्किप करेंगे और अगर आज की क्लास में थ्योरी में कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप कोशिश करिएगा कि थर्ड क्लास भी आप एक बार देख लें, ठीक है। क्योंकि आज हम थ्योरी थोड़ा फास्ट करेंगे और क्वेश्चंस पे जल्दी आएंगे, क्योंकि ये थ्योरी के चारों पॉइंट्स हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर रखे हैं। तो चलिए जल्दी से हम आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं और अपनी पहली थ्योरी जो है थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इस पे चर्चा हम कर लेते हैं जल्दी से। वैसे तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं कि थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट क्या करा था। तो थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पे प्रयोग करा था। थॉर्नडाइक ने क्या करा कि एक पिंजड़े में एक भूखी बिल्ली को उन्होंने बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर उन्होंने एक मछली लटका दी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो भूखी बिल्ली थी पिंजरे के अंदर, उसने बार बार प्रयास किया दीवालों से इधर उधर उस पिंजरे से बाहर आने के लिए, उसने बार बार प्रयास किया और बार बार प्रयास कर, क्योंकि बाहर मछली लटका रखी थी, तो बार बार प्रयास करने के बाद एक बार बाई डिफ़ॉल्ट क्या हुआ कि मछली का सॉरी बिल्ली का पैर लीवर पे पड़ा और वो पिंजरा खुल गया। पिंजरा खुलने से बिल्ली बाहर आई और उसने मछली खा लिया। अब इस इंसिडेंट से, इस प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट से थॉर्नडाइक ने क्या-क्या नियम निकाले और कैसे उनको जनरलाइज़ किया, उसकी बात कर लेते हैं। उनका एक्सपेरिमेंट इतना सही था कि उन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया, बाहर मछली लटकाई और उन्होंने ऑब्जर्व करा कंटिन्यूअसली कि बिल्ली का बिहेवियर क्या रहता है, कैसे वो बार-बार असफल प्रयास करके सफल होती है और कैसे वो बाहर आती है मछली खाने के बाद, उसका फिर रिएक्शन क्या होता है। और अगर दोबारा अब उसी बिल्ली को फिर से बंद कर दिया जाए और दूसरी मछली लटका दी जाए तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ये सब अध्ययन करने के बाद उन्होंने कुछ नियम निकाले जो कि थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब जरा यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 वर्ड्स आपसे बार-बार यहाँ पे आएँगे, एक स्टिमुली और एक रिस्पॉन्स। एक स्टिमुली और एक रिस्पॉन्स, जो एसआर बाउंड लिखा है ना, हिंदी वाले बच्चे समझ लेंगे। स्टिमुली मतलब उद्दीपन और रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया। अब जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया ना उसके रिस्पेक्ट में क्या है, तो जो मछली बाहर है जो मोटिवेट कर रही है वो उद्दीपक है, वो क्या है, स्टिमुली है। और बिल्ली का बाल-बाल उछल-कूद करना, प्रयास करना उसको पिंजरे को खोलने के लिए, वो है प्रतिक्रिया। तो मछली जो है वो स्टिमुली है यानी उद्दीपक है और जो रिस्पॉन्स बिल्ली का आ रहा है वो है आर। अब देखते हैं
उद्दीपन प्रतिक्रिया बंधन अभ्यास से जुड़ता है। कनेक्टिविज्म की बात की जा रही है थॉर्नडाइक की थ्योरी में, और ये प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के अलावा कनेक्शनवाद के नाम से भी इसीलिए जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि एसआर बॉन्ड की चर्चा यहाँ पे की जाती है। अब यहाँ पे एक बात करने वाली जो है इम्पॉर्टेंट, वो बात ये है कि अभ्यास अगर बार बार इस चीज़ का हो तो एसआर बॉन्ड मजबूत होता है। यानी कि अगर बार बार सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाए तो ये उन्होंने पाया थॉर्नडाइक ने कि बार बार एक ही सिचुएशन रिपीट करने से एसआर बॉन्ड मजबूत होता है। दूसरा क्या, ट्रायल एंड एरर, कैट इन पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, रैंडम अटेम्प्ट्स इम्प्लाइज करेक्ट रिस्पॉन्स सेलेक्टेड। बिल्ली ने बार बार असफल प्रयास किया तो बार बार असफल प्रयास करने के बाद उसको सफलता प्राप्त हुई, यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज किया उसने। बार बार असफल प्रयास करके एक बार ऐसा हुआ कि वो दरवाज़ा खुल गया और मछली तक बिल्ली पहुंच पाई। तीसरा उन्होंने जनरलाइजेशन करा कि ट्रांसफ़र होता है नॉलेज का। अगर समान तत्व सिद्धांत पूर्व अधिगम समान कार्यों में मदद करता है। अब बिल्ली को अगर दूसरे तरीके के पिंजरे में बंद किया जाए और दूसरी सिचुएशन में उसको कुछ और मछली के अलावा कुछ और दिया जाए तो सिमिलर कंडीशन में उसको पता है पिंजरा खोलने के लिए क्या करना है, बार बार प्रयत्न करना है, इधर उधर हाथ पैर मारना है, तो शायद कहीं पे वो ओपन करने का टच हो जाए और ओपन हो जाए। तो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज भी होती है, यानी कि अगर एक सिचुएशन में कुछ सीखा है आपने तो वो सिमिलर सिचुएशन में मदद करता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे यूपी टेट की सीरीज चल रही है और आपने वीडियो ओपन करके बैठे मेरे साथ अभी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप वीडियो में मेरे साथ आंसर देते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो पेपर में भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो अभ्यास यहाँ पे बनाया हुआ है घर पे बैठ के, ये पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में भी आप सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर क्वेश्चन के सामने वैसा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ट्रांसफ़र होता है। एनिमल टू ह्यूमन, यानी कि उन्होंने एनिमल्स पे, बिल्ली पे प्रयोग किया, फिर इसको सिमिलर अप्लाई करा जा सकता है ह्यूमंस पे। क्लासरूम, यानी कि एक टीचर इस थ्योरी का अपनी कक्षा में कैसे प्रयोग कर सकता है। तो स्टिमुली की जगह पे वो क्या यूज कर सकता है, जैसे यूज प्रेज आर मार्क्स टू इन्फोर्स राइट आंसर्स इमीडिएटली। यानी कि मछली तो अब बच्चों को नहीं दोगे ना भाई, बिल्ली के केस में मछली वर्क कर रही थी तो बच्चों को आप चॉकलेट दे सकते हो। अच्छा काम उनको बताओ कि अगर आपने ये प्रॉब्लम मैथ की सॉल्व कर ली तो आपको चॉकलेट दिया जाएगा, चॉकलेट प्रॉब्लम है ये। तो इस तरीके का प्रयास आप कर सकते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी को कॉपी करके, थॉर्नडाइक की थ्योरी से सीख के, कि अगर आप पहले से कुछ ऐसे अवार्ड फिक्स कर दें कि बच्चों को ये मिलेगा तो उसके लिए वो प्रयत्नशील होंगे। और आप क्या कर सकते हैं, अलाउ मल्टीपल अटेम्प्ट्स। आप ये सीख सकते हैं ना यहाँ पे कि बिल्ली को बार बार असफल प्रयास करने दिया गया, तभी एक समय आया कि वो सफल हो पाई। अगर बिल्ली बैठ जाती या बिल्ली को एक दो बार असफल प्रयास के बाद रोक दिया जाता, एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया जाता, बिल्ली को बाहर निकाल दिया जाता, तो ये लर्निंग डेवलप नहीं हो पाती। तो आप क्या कर सकते हैं क्लासरूम में, आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स को अलाउ कर सकते हैं बच्चे के रिस्पेक्ट में यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स को आप अलाउ कर सकते हैं। फिर क्या, प्रैक्टिस रेगुलरली, रिपीटेशन स्ट्रेंथेंस न्यूरल कनेक्शंस। ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, नियमित अभ्यास से बंधन मजबूत होते हैं, वही स्टिमुली रिस्पॉन्स बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है। रिमूव डिस्कम्फर्ट, पनिशमेंट नहीं देना बच्चों को, बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना है, क्योंकि अगर आप पनिश करते हैं तो उससे एसआर बॉन्ड जो इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है ना, वो कहता है कि अगर आपने इतना प्रयत्न किया, जैसे बिल्ली इतनी बार प्रयास की और दरवाज़ा खोल के जब वो बाहर आए तो आप मछली हटा दें, तो उसको इतने प्रयत्न के बाद सफलता नहीं मिली तो संतोष नहीं हुआ। ओवरऑल उसने जितने एक्शंस परफॉर्म करे उस रिजल्ट आने पे उसको संतोष नहीं प्राप्त हुआ, तो अब दूसरी बार वो इतना प्रयास करने से बचेगी, क्योंकि उसके मन में ये रहेगा क्या पता बाहर जाके मिले ना मिले। तो इससे जो स्टिमुली रिस्पॉन्स का बॉन्ड है वो वीक होता है। थॉर्नडाइक की थियरी में इतना ही है की पॉइंट जो आपको याद रखना है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलते हैं। थॉर्नडाइक ने कुछ नियम भी बनाए अपने एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड, जो मैंने आपको बता रखे हैं। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन एक ये आता है कि मुख्य नियम कौन से हैं, प्राइमरी नियम्स कौन से हैं, तो मैंने आपको बोला ERE, ये तीन चीज़ आप याद रखेंगे। ERE, ये तीन नियम थे इनके। पहला लॉ ऑफ एक्सरसाइज, दूसरा लॉ ऑफ रेडीनेस, और तीसरा लॉ ऑफ इफेक्ट। ये इनके मेन तीन नियम थे, बाकी सारे नियम सेकेंडरी हैं। समझ लेते हैं नियम क्या कहते हैं। हालांकि मैंने फिर से एक बार मैं बोल दूं कि तीसरी क्लास में मैंने इसको अच्छे से कवर करा है, तो अगर यहाँ पे कुछ समझने में आपसे चूक रह जाए तो वहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं। फिलहाल समझ में आ जाएगा, ईजी सा कॉन्सेप्ट है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है कि लर्नर अगर सीखने के लिए तैयार है, जिसको सीखना है ना,
वो जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इतना प्रयास करके, तो अगर आप सीखने के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार होकर बैठे हैं तो आप ज़्यादा जल्दी चीज़ों को समझ पाएंगे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि यहाँ पे मेरी क्लास के बाद मैं बार बार बोलता हूँ कि पोर्टल पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पाएंगे, वहाँ पे 30 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, उसे सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि 30 आउट ऑफ 30 मिले कि नहीं और कितने मार्क्स आप अचीव कर पा रहे हैं, ताकि आप अपना इवेल्युएशन भी करते रहें। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज आपको प्रयास करना है बार बार। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम वही कि अगर संतोष प्राप्त हो जाता है बार बार प्रयत्न करने के बाद, ओवरऑल रिजल्ट आपका आपके लिए संतोषप्रद होता है, तो उस कंडीशन में आप संतुष्ट होते हैं और फिर से प्रयत्नशील होने को तैयार होते हैं। अन्यथा क्या होता है कि आप अगली बार प्रयत्न करने से हिचकिचाएंगे। एक और चौथा पॉइंट है ट्रायल एंड एरर, प्रयास और त्रुटि, यानी बार बार असफल प्रयास करके भी सफल प्रयास के लिए अगली बार फिर उठ खड़े होना, यानी कि प्रयत्न करते रहना। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी एक सिचुएशन में आप मेरे साथ यूपीटेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एग्जाम्स में भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसकी संभावना है कि आप वहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन में क्वेश्चंस को जैसे आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं वहाँ भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगली थ्योरी है पाब्लो क्लासिकल कंडीशनिंग, पाब्लो का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो पाब्लो का प्रयोग पहले क्या था वो मैं आपको बता दूं, जैसे थॉर्नडाइक का बिल्ली वाला प्रयोग था, वैसे पाब्लो का एक प्रयोग था कुत्ते का प्रयोग। पाब्लो ने क्या करा, यहाँ पे जो टर्म्स यूज हुए ना, स्टिमुली, स्टिमुली तो आप जान चुके हैं, उद्दीपक जिसकी वजह से लर्नर मोटिवेट होता है कुछ करने को। अभी यहाँ पे कंडीशनड स्टिमुली लिखा हुआ है, अनकंडीशनड स्टिमुली, ये सब भी एक्सप्लेन करेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट में आपको बता देता हूँ। तो पाब्लो ने क्या करा, पाब्लो ने एक भूखे हुए कुत्ते को ना, पाब्लो ने एक भूखे हुए कुत्ते को भोजन दिया, तो देखा कि जैसे वो भोजन लाता है कुत्ता जो है वो मुंह से लार टपकाना शुरू कर देता है। ठीक, अब पाब्लो ने क्या करा, ये ऑब्जर्व करा कि अच्छा खाने को देख के कुत्ता लार टपकाता है, इतनी बात सिंपल सी है। ठीक, तो पाब्लो ने बोला कि इसका मतलब जो सैलिवेशन है, जो लार टपकाना है, ये हो गया रिस्पॉन्स, और भोजन जो है ये हो गया क्या, स्टिमुली, उद्दीपक। तो भोजन स्टिमुली हो गया, उद्दीपक हो गया, और कुत्ते का लार टपकाना कुत्ते का रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पाब्लो ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि भोजन के अलावा किसी और चीज़ से भी कुत्ता लार टपकाने लगे, तो उन्होंने कंडीशनिंग करी, उन्होंने आदत विकसित करवाई। क्या आदत विकसित करवाई, उन्होंने अगली बार से क्या किया कि अब कुत्ते को वो भोजन देने से पहले घंटी बजाते थे, जैसे टाइम हुआ तो उन्होंने घंटी बजाई फिर भोजन लाए, तो कुत्ते को धीरे धीरे इसकी आदत पड़ गई कि अच्छा जब घंटी बजती है तो ही खाना मिलता है। तो अगली बार क्या हुआ, अब जब पाब्लो घंटी बजा रहे हैं तो कुत्ता लार टपकाना शुरू कर दिया, यानी कि जो कुत्ता भोजन को देख के लार टपकाता था वो अब घंटी की आवाज़ पे लार टपकाने लगा। तो जो उद्दीपक का काम भोजन कर रहा था अब वही काम घंटी करने लगी। भोजन तो नेचुरल स्टिमुली था, प्राकृतिक उद्दीपक था, ठीक है। अनकंडीशनड स्टिमुलिस, यानी कि जो भोजन को देखते ही कोई आदत नहीं पड़ानी पड़ी, आदत नहीं डलवानी पड़ी, भोजन को देखते ही अनकंडीशनड उद्दीपक है भोजन, उसको देखते ही लार टपकाना शुरू। लेकिन घंटी को देख के कोई कुत्ता लार नहीं टपकाएगा, घंटी की तो आदत डलवाई पाब्लो ने। तो जिस चीज़ की आदत डलवाई गई वो भी उद्दीपक है, लेकिन वो कंडीशनड स्टिमुलिस है। क्या है वो, कंडीशनड स्टिमुलस है, वो प्राकृतिक नहीं है। भोजन आपका प्राकृतिक था, ठीक, अनकंडीशनड था, उसको देखते ही कुत्ता लार टपकाने लगा, लेकिन कंडीशनिंग करी गई किसके लिए, घंटी के लिए, तो अब घंटी बजाने से भी कुत्ता लार टपकाने लगा। ये था उनका प्रयोग, ऑब्जर्वेशन। अब देखते हैं इससे उन्होंने कॉन्सेप्ट्स क्या क्या डेवलप करे। तो कीवर्ड्स क्या हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस, आप समझ गए ना, जिसकी आदत नहीं डलवानी पड़े। तो भोजन जो है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि अनुबंधित उद्दीपन है, प्राकृतिक है, ठीक। और कंडीशन जिसकी आदत डलवानी पड़ी, जैसे कि घंटी। और एक चीज़ इन्होंने बोला कि विलोपन हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है। इन्होंने कहा कि अब अगर ऐसा करा जाए कि कुत्ते को अब घंटी की आदत पड़ गई है, तो इन्होंने आगे प्रयोग में क्या बताया कि अगर ऐसा मैं करूं कि घंटी बजाऊं और कुत्ता लार टपकाना शुरू करे कि अभी भोजन आएगा, लेकिन भोजन दिया ही ना जाए कुत्ते को, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे बार बार किया जाए कि घंटी बजाई जाए सही समय पे लेकिन भोजन दिया ही ना जाए। तो अब जो कंडीशनड उद्दीपक था, यानी जिस घंटी की आदत डलवाई थी आपने, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब धीरे धीरे कुत्ता लार टपकाना बंद कर देगा, अब घंटी की आवाज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे धीरे धीरे पता चल गया कि घंटी के बाद भोजन नहीं आ रहा है, ठीक। तो जो कंडीशनड स्टिमुलस होता है ना, जिसकी आदत लगवाई है, ऐसा उद्दीपक जो होता है, वो अगर उसके बाद उसको रिजल्ट ना दिया जाए, यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस के बाद अगर यूसीएस यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस ना दिया जाए, घंटी के बाद भोजन ना दिया जाए, तो धीरे धीरे आदत खत्म हो जाती है, जो कंडीशनिंग आपकी की थी वो खत्म हो जाती है।
अच्छा, जनरलाइजेशन भी है इसका। जनरलाइजेशन क्या है कि जैसे मान लीजिए आप जा रहे थे रास्ते में, आपको एक बार कुत्ते ने काट लिया, ठीक। अब आप हो गए भयभीत। अगली बार कहीं भी आप जाएंगे और आपने कुत्तों का झुंड देखा तो आप डर जाएंगे। आपको ये नहीं पता कि जिस कुत्ते ने आपको काटा था उसकी मेंटल सिचुएशन क्या थी, इरिटेट हो रखा था, क्यों काटा, वो हो सकता है पागल रहा हो, नहीं। आपको एक डर मन में बैठ जाएगा कि अच्छा कोई भी कुत्ता है तो सावधान रहना भाई, काट सकता है। तो ये हो गया जनरलाइजेशन किसी एक कॉन्सेप्ट का, कि अगर एक कुत्ते को देख के आपको डर लग रहा है, उसने आपको काट लिया, तो सारे कुत्तों से आप सेम तरीके से बिहेव करने लगेंगे। ये थी पाब्लो की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। आगे देखते हैं, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की पूरी थ्योरी में क्या है ना, मैं की पॉइंट जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। तो स्किनर ने पूरा फोकस करा है री पे, यानी कि बच्चे को बार बार अभ्यास करवाओ और उसको चीज़ें समझाओ। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि व्यवहार उसके परिणाम से आकार लेता है, पुरस्कार या दंड। पनिशमेंट को अवॉइड करना है ज़्यादातर, रिवार्ड से कोशिश करनी है कि चीज़ें आप समझा पाएँ, और री करना है बार बार। दो तरीके की री इन्होंने बताए, पॉजिटिव री और निगेटिव री। जैसे आप बच्चे को ये बोल सकते हैं कि अगर जैसे बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर लाए तो आप उसको चॉकलेट दे दें, उसके लिए तालियां बजवा दें। तो ये हो गया, आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, आप बार बार वो अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव री। निगेटिव री क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई कमज़ोर बच्चा है, उसको एक्स्ट्रा क्लासेज लेनी पड़ती हैं, ठीक। तो अब वो बच्चा अगर अच्छा करने लगे धीरे धीरे, तो आप उसकी एक्स्ट्रा क्लासेज हटा दें कि अब आप नॉर्मल हो गए हैं तो बाकी बच्चों के साथ ही पढ़िए, एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने कुछ हटा दिया। क्या हटाया? आपने वो एक्स्ट्रा क्लासेज हटा दी, जो कि अप्रिय उद्दीपक, यानी कि आपने अप्रिय उद्दीपक हटा के रीइंफोर्समेंट दिया, पुनर्बलित किया उसको कि वो अच्छा करे, ताकि उसकी अच्छा उसने किया इसीलिए उसकी क्लासेज जो एक्स्ट्रा क्लासेज थी वो हटा दी गई। तो रीइंफोर्समेंट दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। दंड को, जो पनिशमेंट है उसको अवॉइड करना है, कोशिश करनी है कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट का ज़्यादा यूज करिए। एक्सटेंशन एंड शेपिंग, यानी कि पुनर्बलन रोकने से व्यवहार घटता है। अगर बच्चे ने अच्छा नंबर लाया, आपने चॉकलेट दिया, उसकी तारीफ़ की, फिर अगली बार क्लास मान लो फर्स्ट में बच्चा अच्छा नंबर लाया, आपने तारीफ़ की, फिर सेकंड में बच्चा अच्छा नंबर लाया, आपने तारीफ़ की, थर्ड में फिर बच्चे ने अच्छे नंबर लाया, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन आपने तारीफ़ नहीं की, चॉकलेट नहीं दिया, तालियां नहीं बजी, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार कम होने लगता है। अच्छा, एक इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जब आप क्लास 12 तक ना अपने स्कूल में होते हो, तो आप छोटे से स्कूल में होते हो, आपकी ढेर सारी तारीफ़ होती है, आप वहाँ के हीरो होते हो, ठीक है, टॉपर होते हो, तो आप ज़्यादा मेहनत करते हो। जैसे ही आप यूजी में, पीजी में, मास्टर्स में आते हो, तो आप बड़ी सी विश्वविद्यालय में, बड़े से कॉलेज में एडमिशन लेते हो, वहाँ ढेर सारे टॉपर्स बच्चे आए होते हैं। तो अब क्या हुआ, वहाँ पे अलग ही सिस्टम होता है, आप टॉप कर रहे हैं, आप अच्छा नंबर ला रहे हैं, फिर भी तारीफ़ कम हो रही है, रिएक्शन आपका कम मिल रहा है। तो क्या होता है, धीरे 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 आप ये खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आप जितना 10th में 12th में पढ़ पाते थे उतना आप नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक उदाहरण है कि धीरे धीरे वो विलोपित हो जाता है। ओवरऑल स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी में रीइंफोर्समेंट का ज़बरदस्त यूज है। तो रीइंफोर्समेंट पे आप फोकस करेंगे, दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक। अब जल्दी से इसको कंपैरिजन करते हैं, आपके लिए होमवर्क छोड़ दें। ये आपके लिए मुझे होमवर्क छोड़ने का मन कर रहा है। चलिए ठीक है, ये स्लाइड मैं छोड़ रहा हूँ। चारों थ्योरी का कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, थॉर्नडाइक तीनों का, थॉर्नडाइक, पाब्लो और स्किनर का। ये आप लोग देख लेंगे। एक बार मैं जल्दी से बता दूं, एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक का क्या था, बिल्ली पे प्रयोग किया था, पाब्लो ने कुत्ते और घंटी पे कंडीशनिंग करी थी, आदत डलवाई थी। स्किनर, अच्छा स्किनर का मैंने आपको बताया नहीं ना, चलो स्किनर का बता देता हूँ। हालांकि थर्ड क्लास में बताया था। स्किनर ने क्या करा था पता है, स्किनर ने एक चूहे को डिब्बे में बंद करा, और उस डिब्बे का नाम बाद में जब प्रयोग करके फेमस हो गए तो डिब्बे का नाम पड़ गया स्किनर बॉक्स। तो एक भूखे हुए चूहे को उन्होंने बंद करा, चूंकि चूहा जो है भूखा था, तो उसने तड़फ में इधर उधर दीवालों पे हाथ पैर मारना शुरू किया, प्रयास करना शुरू किया, और अचानक गलती से उसका पैर एक बटन पे दबा, और बटन दबने से किसी एक कंपार्टमेंट से उस बक्से में एक खाना, खाने का मटेरियल गिर गया, ठीक है। तो चूहे ने उसको खा के अपनी भूख मिटा ली, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया था वहाँ पे मछली पहले से थी, यानी स्टिमुली पहले से था, तब रिस्पॉन्स आया है कि बिल्ली बाहर आई प्रयत्न करके। यहाँ पे खाने का पता नहीं था चूहे को, चूहे को बस भूख की प्रॉब्लम थी, तड़फ थी, इसलिए वो प्रयत्न कर रहा था, लेकिन खाने का आता पता नहीं था कि उसको खाना मिलेगा। अचानक ऐसा हुआ कि लीवर दब गया और खाना जो रखा था वो उसके बॉक्स में गिर गया। तो यहाँ पे एस आर बॉन्ड नहीं, यहाँ पे स्किनर की थ्योरी में एस आर बॉन्ड नहीं, यहाँ पे आर एस बॉन्ड की बात करते हैं, कि पहले चूहे ने रिस्पॉन्स दिखाया, बार बार प्रयास किया, फिर स्टिमुली मिला,
फिर उसको उद्दीपक मिला, भोजन मिला। अब भोजन उद्दीपक का कार्य क्यों कर रहा है? उद्दीपक तो होता है ना जो मोटिवेट करे। तो एक बार जब भोजन मिल गया तो अब चूहे को लगा अच्छा ऐसे बार बार उछल कूद करने से कुछ तो होता है जिससे भोजन मिल जाता है। तो अब चूहा दोबारा रिस्पॉन्स करेगा। इसके बाद अब चूहा फिर से रिस्पॉन्स करेगा, क्या बार फिर से प्रयत्न करेगा, और जब फिर से प्रयत्न करेगा तो फिर से भोजन पाएगा। तो इस तरीके RS बॉन्ड जो है यहाँ पे स्किनर की थ्योरी में होता है। ठीक है, तो भोजन दे के क्या किया गया? वही जो बच्चे को चॉकलेट दे के क्लास में किया जाता है। चूहे को भोजन दे के क्या किया गया? वही जो आप क्लास में तारीफ करवाते हो और चॉकलेट देते हो बच्चे को, उसी तरीके यहाँ भी चूहे को रीइंफोर्समेंट दिया गया। किस तरीके का रीइंफोर्समेंट? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यहाँ पे चूहे को दिया गया है। ठीक है, तो स्किनर की थ्योरी में उन्होंने ये प्रयोग करा था। टाइप ऑफ लर्निंग क्या? थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर मेथड है, पाब्लो का क्लासिकल कंडीशनिंग है, स्किनर की थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग है। फोकस किस पे है? थॉर्नडाइक का एसआर बॉन्ड पे फोकस है, पाब्लो का रिफ्लेक्स या इन्वॉल्यूटरी पे है कि जो उसका क्या कहते हैं भोजन को देख के लार टपकाने की आदत थी वो आपने घंटी पे शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो वो यादृच्छिक है, इन्वॉल्यूटरी है। और वॉलेंट्री बिहेवियर है स्किनर की थ्योरी में चूहे का। रोल ऑफ अवार्ड क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट का प्रभाव थॉर्नडाइक में चर्चा आपने करी है, पाब्लो में कोई इसकी चर्चा नहीं हुई है रिवार्ड की। रीइंफोर्समेंट की ज़्यादातर बात हुई है ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की थ्योरी में। की कॉन्सेप्ट क्या है? कनेक्शनवाद, कनेक्टिविज्म कहते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं पाब्लो की थ्योरी में। पॉजिटिव और निगेटिव रीइंफोर्समेंट का ज़्यादा यूज है। ठीक है, ये चीज़ें आप क्विक रिव्यू कर सकते हैं जो थ्योरीज आज हमने पढ़ी। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट रह जाता जो कि है लर्निंग कर्व और प्लेटू का। लर्निंग कर्व और प्लेटू का, तो किसी लर्नर के रिस्पेक्ट में आप एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ग्राफ बनाइए। एक्स एक्सिस पे आप रख दीजिए ट्रायल्स, यानी कि वो कितने प्रयास कर रहा है, लर्नर जो है प्रयास कैसे कर रहा है। मान लीजिए उसने पहला प्रयास किया ट्रायल 1, ट्रायल 1, ठीक है, फिर उसने दूसरा प्रयास किया ट्रायल 2। ऐसे बार बार वो प्रयास करना, कोई भी लर्नर है बार बार प्रयत्न करता है सीखने के लिए। जैसे आप यहाँ बार बार ढेर सारी क्लासेज मेरी कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको यूपी टेट का सर्टिफिकेट चाहिए, आगे आपको वैकेंसीज में सुपर टेट में बैठना, नौकरी लेनी है। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या कर रहे हैं? वाई एक्सिस पे उसका परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में कुछ भी हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं या कितनी ट्रॉफी पा रहा है, मेडल्स जीत रहा है अगर प्लेयर है, वो वाई एक्सिस पे क्या रहेगा? वाई एक्सिस पे परफॉर्मेंस रहेंगे। ठीक है, तो अगर पहली ट्रायल में उसने मान लो 1 मार्क्स अचीव कराया, 1 मेडल पाया, दूसरे ट्रायल में वो 2 पाया, ऐसे हो सकता है ना तीसरे ट्रायल में कुछ पाए, तो इन पॉइंट्स को मिला के आप एक ग्राफ बना सकते हो। यही ग्राफ जो किसी भी लर्नर के कोशिश करने पे जो सफलता मिलती है उसका ग्राफ होता है, उसे बोलते हैं लर्निंग कर्व, सीखने का वक्र। अ ग्राफ शोइंग प्रोग्रेस ऑफ लर्नर ओवर टाइम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लर्निंग कर्व। अब ये अलग अलग टाइप का हो सकता है ना। एक ग्राफ ये भी तो हो सकता है कि जैसे जैसे प्रयास करता जाए उसी अनुपात में एक सीधी रेखा, यानी जितना प्रयास उतनी सफलता। हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। और कॉनकेव कॉन्वेक्स अलग अलग टाइप के, जैसे मैं एक ग्राफ ये बनाऊं, ये देखो, ये नीचे की टाइप, नीचे के नीचे की तरफ जगह है ना, तो ये कॉन्वेक्स बोलते हैं इसको। और अगर इसी का उल्टा मैं ऐसे बना दूं, कॉनकेव टाइप का ग्राफ बना दूं, ऐसे बना दूं, ये कॉनकेव हो गया, तो उत्तल अवतल टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। एस टाइप का एक ग्राफ बनता है, एक ग्राफ कैसा बनता है आपका? एस टाइप का बनता है ऐसे। तो अलग अलग टाइप के लर्निंग कर्व्स बन सकते हैं। ठीक है, उत्तल अवतल या साकार का। प्लेटू क्या होता है? जैसे आपने इस वाले में देखिए, इस वाले में देखिए क्या है कि पहले दूसरे ट्रायल के बाद पहले तेजी से ग्रोथ हुआ, फिर इस रीजन में देखिए थोड़ी देर के लिए फ्लैटनेस आ रही है, जितना मेहनत कर रहे हैं उस रिस्पांस में यहाँ तेजी से बढ़ा, नीचे यहाँ थोड़ा सा स्लो हो गया। तो ऐसा लर्निंग कर्व का ऐसा हिस्सा जहाँ पे फ्लैटनेस आ रही है उसको बोलते हैं पठार। यानी कि प्रयास तो कर रहा है व्यक्ति बार बार, लेकिन थकान की वजह से, किसी आदत की वजह से या किसी भी कमी की वजह से परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं आ रही है। तो अधिगम वक्र में वो हिस्सा जहाँ पे स्थिरता आ रही है परफॉर्मेंस में, उसको पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको पठार बोलते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, अलग अलग टेक्निक आप गलत यूज कर रहे हैं, मटेरियल गलत यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं। तो इतनी जल्दी से थ्योरी रिवाइज करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं उस हिस्से पे जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि बार बार इन की कॉन्सेप्ट्स पे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये है आपका यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन जो आपने शुरुआत में ही देखा था स्लाइड पे। आइए देखते हैं कि इसको कैसे आंसर करेंगे।
तो पहला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के प्रभाव के अनुसार अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभ्यास से अधिगम अस्थायी होता है। हाँ, अच्छी बात है। संतोष से एसआर बंधन मजबूत होता है। एसआर बॉन्ड लॉ ऑफ इफेक्ट था ना, लॉ ऑफ इफेक्ट, कि जब उसको संतोष मिल जाता है, बिल्ली को बाहर आके मछली खा लेती है, थॉर्नडाइक की थ्योरी में संतोष हो जाता है, तो अगली बार भी प्रयास करेगी। तो बी ऑप्शन ज़्यादा सही है, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नियम, पूछा जा रहा है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों बी ऑप्शन सही हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको थ्योरी में थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम बताए थे, ERE। मैंने बताया लॉ ऑफ इफेक्ट, जहाँ पे क्या था कि बिल्ली को संतोष मिल गया अगर, तो वो बार बार प्रयास करेगी। लॉ ऑफ रिस्पॉन्स, सॉरी लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि लर्नर तैयार हो सीखने के लिए। बिल्ली को मछली खानी नहीं, उसका भूख है ही नहीं, पेट भरा है, तो क्यों ही वो प्रयत्न करेगी, कुछ नहीं सीखेगी वो। तीसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि बार बार प्रयास करने से उसके प्रयास में सफलता मिलेगी और उसकी प्रयास करने का दर जो है वो भी स्थिर होगा, कि वो सीख जाएगी कि कैसे ओपन करके बाहर आना है। तो 3 मुख्य नियम हैं, ERE इफेक्ट, एक्सरसाइज और रेडीनेस। यहाँ पे पूछा है आपसे थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट, तो थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो है आपका संतोष से एसआर बंधन मजबूत होता है। बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। क्या करें, अभ्यास से अधिगम, हाँ लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लेकिन हमसे पूछ रहा है लॉ ऑफ इफेक्ट। रेडीनेस इम्प्रूव्स लर्निंग, ये बात तो सही है, लेकिन ये कौन सा नियम है? ये है लॉ ऑफ रेडीनेस, जबकि आपसे पूछ रहा है लॉ ऑफ इफेक्ट, तो ये भी गलत हो गया। लर्निंग ट्रांसफर्स ऑटोमेटिकली, ये भी एक नियम है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये भी नियम है, लेकिन ये सेकेंडरी नियम है, और हमसे पूछ रहा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट के लिए बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सूटेबल है, वही एक्सप्लेन कर रहा है। आइए देखते हैं आंसर। बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है कि रिस्पॉन्स फॉलोड बाई सेटिस्फैक्शन आर स्ट्रेथेंड, दोज फॉलोड बाई अनोयंस आर वीकेंड। प्रभाव का नियम, संतोष से प्रतिक्रिया मजबूत होती है, वही बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीटेट 2019 में आया हुआ है। पाब्लो के अनुकूलित प्रतिक्रिया सिद्धांत में विलोपन का क्या अर्थ है? मैंने आपको बताया ना, एक्सटेंशन हो जाता है। विलोपन का क्या मतलब है कि अगर पाब्लो का याद आ गया ना, आपको घंटी की आदत डलवा दी थी भोजन से पहले, तो उस पर वो लार टपकाना शुरू कर देता है कुत्ता। एक्सटेंशन का क्या मतलब है कि अगर सिर्फ घंटी बजाई जाए, भोजन दिया ही ना जाए उसको। कंडीशनड स्टूमुली, जो कंडीशनड स्टूमुली थी ना, कंडीशनड स्टूमुली थी यानी कि जिसकी आदत डलवाई गई थी, अगर उसके बाद अनकंडीशनड स्टूमुली यानी प्राकृतिक जो उद्दीपक था भोजन, वो ना दिया जाए, तो धीरे धीरे उसकी आदत खत्म हो जाएगी, अब वो घंटी पे लार नहीं टपकाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप ढूंढिए कौन सा है। अनुबंधित प्रतिक्रिया को पूरी तरह भूल जाना, नहीं, ये ऑप्शन तो सही है लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, आगे पढ़ते हैं। बी क्या है? यूसीएस के बिना सीआर कमजोर हो जाता है। क्या है? यूसीएस के बिना सीआर कमजोर हो जाता है। यूसीएस मतलब अनकंडीशनड स्टूमुली के बिना अगर भोजन ना दिया जाए, तो सीएस और सीआर बॉन्ड जो है, यानी कि कंडीशनड स्टूमुली जो घंटी है और जो लार टपकाना है लर्नर का, यानी कि कुत्ते का, उनकी एक्सपेरिमेंट में वो कमजोर हो जाता है। बी ऑप्शन ज़्यादा पढ़ा लिखा लग रहा है, हाँ, लेकिन जरा सी और डी भी देखते हैं। तो नई परिस्थितियों में अधिगम लागू करना, नहीं, ये तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है थॉर्नडाइक का, और यहाँ पाब्लो से लेना देना भी नहीं है। और एक्सटेंशन की तो कोई चर्चा ही, विलोपन की बात ही नहीं हो रही है। समान उद्दीपनों पर प्रतिक्रिया, इस पे भी कोई बात नहीं है, गलत। ये दोनों ऑप्शन तो सीधे गलत हो गए। ए और बी में हो सकते हो आप कंफ्यूज, लेकिन आप ध्यान से देखो, आपको बी ऑप्शन में यूसीएस और सीएस की बात की गई, अनकंडीशनड स्टिमुली, कंडीशनड स्टिमुली, तो ये ज़्यादा पाब्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग सही लग रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। पूरी तरह तो नहीं भूलता है, लेकिन हाँ, आदत खत्म हो जाती है कि अब घंटी से लार नहीं टपकाएगा, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि भोजन नहीं मिल रहा है। सीटेट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेते हैं आंसर। आंसर आपका यही सही है। विलोपन सीएस को यूसीएस के बिना बार बार देने से सीआर कमजोर हो जाता है, रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है लर्नर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका री 2021 में आया हुआ है। स्किनर के सिद्धांत में सकारात्मक पुनर्वलन क्या है? मैंने बोला था ना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये सब अच्छे से समझेंगे। तो स्किनर की थ्योरी में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? गलत व्यवहार को दंड देना, नहीं भाई, पनिशमेंट तो अवॉइड ही करना है हर केस में, तो ए ऑप्शन तो आपका हो जाएगा गलत। फिर क्या है? रिमूविंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज बिहेवियर, हाँ, मैंने बोला था ना कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि बच्चा जो कमजोर है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगा रखी है मैनेजमेंट ने। अब अगर वो अच्छा करने लगा है, तो आप बच्चे को बोलिए कि आज से आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगेगी, अब आप नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़िए जितनी रेगुलर क्लासेज होती हैं। तो क्लास लेना तो उसको किसी को नहीं पसंद होता है,
तो एक्स्ट्रा क्लास जो उसका अप्रिय हिस्सा था वो आपने हटा दिया, लेकिन ये बताते हुए कि आप अच्छे कर रहे हो इसलिए ऐसा हुआ है। तो अब वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा, ठीक। तो इस तरीके जब आप अनप्लीजेंट स्टिमुली को हटा देते हो तो बिहेवियर में जो इसकी इंक्रीमेंट होता है, यानी जो लर्निंग होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी में स्किनर ने उसको निगेटिव रीइंफोर्समेंट बोला है, ठीक है। तो बी ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही, लेकिन सी और डी भी हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमारी आदत है सारे ऑप्शंस को देखने की। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे। सी ऑप्शन में वांछित व्यवहार बढ़ाने हेतु सुखद उद्दीपक, नहीं भाई चॉकलेट नहीं देना, चॉकलेट तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। इग्नोरिंग द स्टूडेंट, अरे बाप रे, स्टूडेंट को इग्नोर करके कैसे सिखा पाओगे, तो ये तीनों हो गए गलत, इग्नोर तो करना ही नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। देख रहे हैं रीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आज की क्लास कितना इंपॉर्टेंट, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जरा। आंसर आपका वांछित व्यवहार बढ़ाने हेतु सुखद उद्दीपक, अरे 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 अरे, मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया आपको, कोई बात नहीं, मैंने आपको गलत एक्सप्लेन कर दिया। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पूछा था और मैं निगेटिव रीइंफोर्समेंट लगा रहा था, सॉरी 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 टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात की थी, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में बच्चा अच्छा करके ला रहा है तो उसको चॉकलेट देंगे, उसकी तारीफ करेंगे, ये होता है वांछित व्यवहार बढ़ाने के लिए सुखद उद्दीपक, यानी सुखद उद्दीपक यानी कि चॉकलेट, उसकी तारीफ कर दो। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सॉरी बच्चों, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बी वाला आपका गलत होगा क्योंकि वो निगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करी गई, ठीक है, बी गलत हो जाएगा, वो निगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करी गई है। देख रहे हैं, थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना पेपर में। चलिए, यूपीटर 2016 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के अनुसार लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। आराम से अधिगम मजबूत होता है, नहीं भाई ऐसी तो बात ही नहीं करनी, आराम से अधिगम क्यों मजबूत होगा। प्रैक्टिस यूज स्ट्रेथन्स एस आर बॉन्ड, डिसयूज वीकेंस इट, अभ्यास से बंधन मजबूत होता है, एस आर बॉन्ड स्टिमुली रिस्पॉन्स और मतलब यूज ना करने से कमजोर होता है। बी ऑप्शन आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, लेकिन सी और डी भी देखेंगे। प्रेरणा ही अधिगम की कुंजी है, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका लॉ ऑफ एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर है इन्वायरमेंट शेप्स बिहेवियर, इन्वायरमेंट शेप्स बिहेवियर, इसका भी कोई लेना देना नहीं है लॉ ऑफ एक्सरसाइज से, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सही। ये यूपीटेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, अभ्यास का नियम उपयोग से बंधन मजबूत होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। सीटेट 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि पैब्लो के प्रयोग में कंडीशनड स्टिमुलस क्या था। ये तो बड़े अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है ना कि कंडीशन मतलब जिसकी आदत लगवाई गई है, तो आदत किसकी लगवाई गई थी, घंटी की आदत लगवाई गई थी, क्यों, उसको भोजन जो था वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था, यानी प्राकृतिक था, उस पर तो ला टपका ही रहा था, लेकिन घंटी की आदत डलवा दी गई, कंडीशनिंग की गई। तो अनुबंधित उद्दीपक क्या था उनके एक्सपेरिमेंट में, घंटी थी। भोजन तो कंडीशन था, तो भोजन गलत हो जाएगा। लार जो थी भोजन, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अरे यार कलर क्यों नहीं चेंज कर रहे हो, हाँ पहला ऑप्शन ठीक है गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका लार टपका रहा है, यार ये तो लर्नर का रिस्पॉन्स है। और मीट पाउडर, नहीं भाई कुत्ते को मीट उट नहीं दिया था उन्होंने, उन्होंने कुत्ते को भोजन दिया था। भोजन में क्या दिया था वो तो पब्लो ही जाने, इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है उनकी थ्योरी में, ठीक। तो घंटी की आदत डलवाई गई थी और वो है कंडीशनड स्टिमुली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, इसका एक्सप्लेनेशन बी है, पाब्लो के प्रयोग में घंटी भोजन के साथ जोड़े जाने पर अनुबंधित उद्दीपक बन गई थी, ठीक है। सीटेट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। सुपर टेट 2021 का क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने में पठार प्लेटू से क्या अभिप्राय है। मैंने बताया था ना लर्निंग कर्व, मैंने आपको बताया था कि ऐसे लर्निंग कर्व होता है, और जब लर्निंग कर्व में फ्लैटनेस आने लगती है तो उस हिस्से को, अधिगम वक्र के उस हिस्से को पठार बोलते हैं। तो अधिगम में तीव्र प्रगति, नहीं भाई बहुत तेज प्रगति हो रही है, तो ये तो अच्छी बात है। जबकि हम रुकावट बोलते हैं कि जब फ्लैटनेस आने लगे, यानी प्रयास करने पे भी सफलता उस दर से ना मिले उतनी तेजी से, तो हम कहते हैं कि पठार है, ये लर्निंग कर्व में क्या है, पठार है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। बी क्या है, निरंतर प्रयास के बाद भी प्रगति ना होना, तो बी ऑप्शन सही है। लेकिन सी और डी भी देख लेते हैं। पूर्व सीखी सामग्री को भूल जाना, नहीं भाई भूलना उलना नहीं है, आप बस ये है कि लर्निंग कर्व में फ्लैटनेस आ जाती है कि सफलता उस हिसाब से नहीं मिल पाती जिस हिसाब से मिलनी चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बात तो सही है, लेकिन इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। सीखने में पठार से क्या अभिप्राय है, सीखने में पठार से अभिप्राय है कि निरंतर प्रयास के बाद भी प्रगति ना होना, ये फ्लैटनेस आने लगे जब कि प्रयत्न कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रही है,
तो उस हिस्से को, लर्निंग कर्व के उस हिस्से को बोलते हैं प्लेटू या फिर पठार। ये सुपर टेट का क्वेश्चन था, बी ऑप्शन आपका सही है। और एक्सप्लेनेशन है, पठार अधिगम वक्र में वह चरण है जहां प्रयास के बाद भी कोई प्रगति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को के नियम को किस नाम से जाना जाता है। ये सब तो मैंने बहुत बार आपको अच्छे से बताया हुआ है ना। क्या क्लासिकल कंडीशनिंग? नहीं, क्लासिकल कंडीशनिंग तो पाब्लो की थ्योरी थी, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग? ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की थी, ये भी गलत हो जाएगा। कनेक्शनवाद, संबंधवाद, हाँ थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर त्रुटि सिद्धांत जो था ना, उसको कनेक्शनवाद भी जानते थे, तो सी सही है। डी जो आपका इनसाइट लर्निंग ना, इसको गेस्टाल्ट लर्निंग भी बोलते हैं, और ये कोहलर का है। इसकी चर्चा हमने क्लास थर्ड में करी थी, और मे भी क्लास फिफ्थ में भी इसको फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दूं आपके लिए। तो डी भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो गया सही। क्या हुआ? सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। देख रहे हैं जो आज आपने क्लास में सीखा है उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो गया। और एक्सप्लेनेशन क्या है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को ही संबंधवाद कहते हैं। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चंस आज के आपके की कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं, तो अगर इन क्लासेज को आप रिवाइज कर लेते हैं ना, तो आपके लिए बहुत 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 ये बेनिफिशियल होने वाली हैं एग्जाम में। सीटेट 2020 का ये क्वेश्चन है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध में प्रयोग किया गया था। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग में किसका प्रयोग किया गया था भाई? कुत्ते का प्रयोग? नहीं, कुत्ता बिल्ली का खेल तो पाब्लो खेल रहे थे घंटी बजा के, और बिल्ली का खेल थॉर्नडाइक खेल रहे थे। पजल बॉक्स में बिल्ली को बंद किया थॉर्नडाइक ने। चिंपैंजी का प्रयोग करते हैं वो कोहलर करते हैं अपने इनसाइट थ्योरी में, सूझ सिद्धांत में। रैट इन स्किनर बॉक्स। अब सी ऑप्शन आपको वैसे सही लग जाएगा, क्यों? क्योंकि स्किनर का नाम लिख दिया इसके साथ। लेकिन एग्जाम में ये बेवकूफ़ी मत करना, एग्जाम में प्रॉपर देख लेना, ठीक है? नहीं तो स्किनर का नाम किसी के साथ जोड़ दिया और वही जानवर आप टिक कर दिए। चूहे का प्रयोग किया था स्किनर ने। ठीक, सीटेट 2020 का ये क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपका सही है। और एक्सप्लेनेशन क्या है? स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, लीवर दबाने पे उसको भोजन मिल गया अलग कंपार्टमेंट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीट 2022 का क्वेश्चन है कि पैब्लो के सिद्धांत में स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपक सामान्यीकरण क्या था? पैब्लो के सिद्धांत में उद्दीपक सामान्यीकरण यही था कि जो भोजन को लेके टपका रहा था वो घंटी से शिफ्ट हो गया, यानी कि अब घंटी बजने पे भी लार टपकाने लगा कुत्ता, रिस्पॉन्स करने लगा। तो ऐसे घंटी की जगह पे कुछ और की भी आप आदत डलवा सकते हैं, कंडीशनिंग कर सकते हैं किसी चीज़ को लेके। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल मूल उद्दीपन पर प्रतिक्रिया, ये कंडीशनिंग नहीं है भाई। कंडीशनिंग तो है जो आदत डलवा देना। सीएस के समान उद्दीपनों पर भी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुली सिमिलर टू सीएस, हाँ ये ऑप्शन सही है। लेकिन सी और डी भी देखते हैं। अनुबंधित प्रतिक्रिया को भूल जाना, भूलने वाली बात तो विलोपन के सिद्धांत में कही गई थी ना, एक्सटेंशन हो जाता है। तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। किसी उद्दीपन पर कोई प्रतिक्रिया ना करना, ये तो गलत बात है, डी भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुली सिमिलर टू सीएस, यानी कि घंटी के अलावा और की भी आदत डलवाई जा सकती है और वो कंडीशन स्टिमुली बन जाएंगे। रीड 2022 के इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? समान उद्दीपनों पर भी सी आर मतलब रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है। ठीक है, यूपी टेट 2018 का अगला क्वेश्चन फिर आ गया आपके सामने, और ये है थॉर्नडाइक के तत्परता। देख रहे हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक के 3 नियम रटे होने चाहिए आपको कि ये कहते क्या है। इन पे क्वेश्चन खूब यूपी टेट वाले पूछ रहे हैं, फेवरेट हो गया है इनका, तो ये आपको आना चाहिए। थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ रेडीनेस के अकॉर्डिंग क्या? रेडीनेस यही कि लर्नर तैयार होना चाहिए। मैं कितना भी पढ़ाना चाहूँ, अगर आप नहीं पढ़ने को तैयार हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। यही था उनका लॉ ऑफ रेडीनेस। सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास की बात की थॉर्नडाइक ने, लेकिन लॉ ऑफ एक्सरसाइज में की थी, लॉ ऑफ रेडीनेस में नहीं। लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन द लर्नर इज रेडी, सब जब सीखने वाला तैयार हो तभी। हाँ, बी ऑप्शन सही है। लेकिन सी पढ़ लेते हैं। सही प्रतिक्रिया के बाद पुरस्कार? नहीं भाई, पुरस्कार की बात तो ज़्यादातर ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर करते हैं। समान कार्यों में अधिगम अंतरित होता, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, सॉरी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि लॉ ऑफ रेडीनेस की बात हो रही है। तत्परता के सिद्धांत की बात हो रही, तो तत्परता मतलब सीखने वाला तत्पर हो तभी सिखा पाएंगे आप। ठीक, तो इसका आंसर देख लेते हैं। बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। तत्परता का नियम मानसिक और शारीरिक रूप से लर्नर तैयार होना चाहिए, तभी वो सीख पाएगा। आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट थी आप देख पा रहे हैं। सीटेट 2017 का अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सीखने के वक्र, जो आपका लर्निंग कर्व है, में कॉन्वेक्स कर्व, उत्तल कर्व क्या दर्शाता है? मैंने आपको अलग अलग टाइप के कर्व्स बना के दिखाए थे ना। मैंने ये दिखाए थे कि एक ये बन सकता है जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, जो अंदर की तरफ एक गुफा बना रहा है ना, अंदर की तरफ केव बना रहा है। तो जब ये अंदर की तरफ बनाएगा तो कॉन्वेक्स बोलेंगे, और जब ये बाहर की तरफ गुफा बनाएगा कुछ ऐसा, ऐसा बाहर की तरफ गुफा बन रही है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव।
तो उत्तल वक्र यानी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स ये पहले टाइप वाला है, पहले टाइप वाला है। ठीक, अब देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या कह रहे हैं कि शुरू में धीमा बाद में तेज। तो जो उत्तल है कॉन्वेक्स है, ये शुरू में धीमा बाद में तेज नहीं, ये तो कॉन्केव टाइप है। देखिए शुरू में प्रयास करने पे परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, बाद में सट तेजी से बढ़ गया, तो ये कॉन्केव टाइप का है। पहला आपका अवतल कर्व बनेगा, गलत। बी क्या है, शुरू में तेज बाद में धीमा, ये आपका देखिए शुरू में तेज विकास हुआ बाद में धीमा हो गया, धीमा हो गया ना, प्लेटू आने लगा, स्थिरता आने लगी, तो ये अवतल कर्व बनता है। बी ऑप्शन आपका सही है, निरंतर सुधार, स्थिर निरंतर सुधार तो इस टाइप का होता है ना। सी ऑप्शन में कर्व ये ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे प्रयास करते जाओ बराबर सफलता, तो ये उत्तल नहीं होता है, ये आपका यूनिफॉर्म कर्व होता है। और ये आपका होता है कॉन्वेक्स कर्व। ये क्या होता है, ये आपका कॉन्वेक्स कर्व होता है, जो मैंने बनाया ना, कॉन्वेक्स कर्व ये होता है। और ये वाला आपका कॉन्केव कर्व होता है। डी कोई सुधार नहीं, ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो तीन टाइप के कर्व आपको बेसिकली याद रखने हैं, यूनिफॉर्म जो लीनियर होता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। ठीक है, शुरू में धीमा तेज ये आप कर्व बना के सीख सकते हैं, जैसे मैंने कॉनकेव कॉन्वेक्स आपको बना के बताया है। ठीक, बी ऑप्शन आपका सही है, उत्तल वक्र शुरू में तेज बाद में प्रगति करता है, बाद में धीमी हो जाती है। ठीक है, और अवतल जो होता है वो इसका उल्टा हो जाता है, शुरू में धीमा बाद में तेज हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुपर टेट 2022 का क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार अकारण से तात्पर्य क्या है। अकॉर्डिंग टू स्किनर शेपिंग रिफर्स टू, शेपिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर का, कि अवांछित व्यवहार को दंड देना। दंड तो देना ही नहीं भाई, रिइंफोर्समेंट कर लो, पॉजिटिव निगेटिव, दंड नहीं दो। जटिल व्यवहार बनाने हेतु क्रमिक प्रयासों को पुनर्बलित करना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, कि किसी कॉम्प्लेक्स थ्योरी को समझाना, छोटे छोटे हिस्सों में आप रिइंफोर्समेंट का यूज करके सिखाइए, छोटे छोटे हिस्सों में आप बार बार रिपीटेशन करिए, रीइंफोर्स करिए, वो अगर सीख जाता है तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को भी सीख जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है, लेकिन सी डी देख लेते हैं। सी में क्या है, रिमूविंग ऑल रीइंफोर्समेंट, नहीं भाई हटाना नहीं है सारे रीइंफोर्समेंट। शास्त्रीय विधि से अनुबंधन, कंडीशनिंग बाई क्लासिकल मेथड, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात तो पाब्लो करते हैं, स्किनर का कोई लेना देना नहीं है उनसे। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। सुपर टेट का क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं आंसर। बी ऑप्शन आपका सही है। एक्सप्लेनेशन क्या है, कि अकारण लक्ष्य व्यवहार में क्रमिक प्रयासों को पुनर्बलित करते हुए पूरा व्यवहार सीखना। ठीक, अगला क्वेश्चन रीड 2021 का है, अधिगम में पठार का मुख्य कारण क्या है। प्लेटू, जो अधिगम कर्म में स्थिरता आ जाती है उसी को पठार बोलते हैं, और ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो कारण बता रहे हैं, सीखने वाले की उच्च बुद्धि, नहीं भाई बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है, कई बार होता है बहुत इंटेलिजेंट लोग भी प्रयास कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो वही स्थिति जो होती है लर्निंग कर्व में, उसी को पठार बोलते हैं आप। अब उसका कारण ये थोड़ी बुद्धि नहीं है, हो सकता है कुछ और रीजन हो सकता है उसकी पढ़ने का तरीका सही ना हो, उसकी किताबें सही ना हो, करिकुलम सही ना हो। फटीग, लैग ऑफ मोटिवेशन और रॉन्ग मेथड, थकान हो सकती है, प्रेरणा की कमी या गलत विधि। बी ऑप्शन आपको पढ़ा लिखा अच्छा लग रहा है, ठीक, लेकिन सी और डी भी पढ़ लेते हैं। एक्सीलेंट टीचिंग मेथड, अरे भाई एक्सीलेंट टीचिंग मेथड अगर है तो फिर दिक्कतें क्या है, फिर तो उसको पठार आना ही नहीं चाहिए, एकदम बढ़िया कर्व बनना चाहिए, जितना प्रयास उतनी सफलता। तो ये गलत है। डी ऑप्शन आपका पर्याप्त आराम, अरे पर्याप्त आराम करेगा तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है, पठार का मतलब तो दिक्कत है ना, कि परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है प्रयास के हिसाब से। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके कारण क्या है, कारण थकान हो सकती है, प्रेरणा की कमी हो सकती है, या गलत मेथड हो सकता है जो यूज कर रहे हैं। जैसे आपको क्या करना चाहिए, आपको की कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने चाहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हम आपके लिए करा रहे हैं। हम आपके लिए पहले की कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, जो बार बार जिन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, और फिर हम आपको 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। तो हो सकता है आप अपने तरीके से या कहीं और पढ़ रहे हो गलत मेथड से, और आपका एग्जाम ना निकल रहा हो। ठीक है, तो ये आपके लर्निंग कर्व का प्लेटू रीजन हो सकता है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है, एक्सप्लेनेशन है पठार के कारण थकान, प्रेरणा की कमी या गलत विधि हो सकती है। यूपी टेट 2019 का एक क्वेश्चन है, पैब्लो का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम पर आधारित है। किस प्रकार के अधिगम पर, ये मैंने वो जो बाद में कंपैरिजन करवाया था ना, वहाँ पे आपको बताया था, कंपैरिजन जो करवाया था वहाँ पे बताया था कि पैब्लो का सिद्धांत जो है वो किस तरीके के उस पर आधारित है। यहाँ पे मैंने आपको एक जगह करवाया हुआ था ना, कहाँ गया, ये देखिए इस स्लाइड पे मैंने आपको बताया था। पैब्लो का जो रोल है, जो फोकस है, वो रिफ्लेक्स इनवॉल्यूटरी है, इनवॉलंटरी है। ठीक है, यही क्वेश्चन देख रहे हैं, आज की स्लाइड से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, यानी कि आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख पा रहे हैं आप, बार बार इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पे क्या था कि पाब्लो का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम पर आधारित है, तो ऐच्छिक पे आधारित है, वॉलेंट्री पे नहीं है। वॉलेंट्री पे ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी स्किनर की थी, रिफ्लेक्सिव इनवॉलेंट्री पे आपकी थी पाब्लो की। इनसाइट सूज का सिद्धांत तो कोहलर का है, पाब्लो का कोई लेना देना नहीं। ट्रायल एंड एरर जो है ये आपका कनेक्शनवाद है, ये थॉर्नडाइक का है। और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, क्योंकि अनैच्छिक प्रतिवर्ती व्यवहार की चर्चा पाब्लो के सिद्धांत में की गई है। यूपीटेट की थ्योरी में इतना आप जान लीजिए, पाब्लो, थॉर्नडाइक और स्किनर, दो और थ्योरीज हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेजर थ्योरीज ऑफ लर्निंग पे हमने दो हिस्से कर दिए हैं, क्लास के दो क्लासेज बना दिए हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बी आपका सही है। और लास्ट क्वेश्चन एज यूजुअल सीटेट 2021 का है कि निम्न में से कौन सा नकारात्मक पुनर्बलन है। अच्छा, मैंने एक बार आपको गलत बता दिया था ना, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं आपके सामने, वहाँ गलती से मैंने गलत ऑप्शन बता दिया था, फिर बाद में करेक्ट हुआ। तो उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे क्लास में बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, आप उसको चॉकलेट दे देते हैं, चॉकलेट पाने की वजह से अब वो अगली कक्षा में भी फिर से अच्छे नंबर लाने का प्रयास करेगा, ठीक। तो ये हो गया, आपने पुनर्बलन किया, आपने रीइंफोर्स किया बच्चे को कि फिर से अच्छे नंबर लाओ, क्यों, क्योंकि चॉकलेट मैंने दे दिया, ठीक। तो ये हो गई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जहाँ पे आप कुछ चीज़ें दे रहे हैं। निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जहाँ पे अप्रिय लगने वाली चीज़ हटा ली जाती है। उदाहरण के तौर पे एक कमज़ोर बच्चा था, उसको मैनेजमेंट ने एक्स्ट्रा क्लासेज लगा दी कि रेगुलर क्लास तो तुम 4 घंटे लोगे ही, एक्स्ट्रा क्लास भी 2 घंटे का लोगे। बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन उसको लेना पड़ रहा है, क्या करे। अब अगर बच्चा धीरे धीरे अच्छा कर रहा है, एक्सेल कर रहा है अपने परफॉर्मेंस में, तो अब आप उसको बताइए कि आप अच्छा करने लगे हो, तो आपकी 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास खत्म कर दी जा रही, 4 घंटे रेगुलर क्लास करो अब तुम। तो यहाँ पे आपने क्या करा, बच्चा मोटिवेट हो गया कि अच्छा मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ कि मेरी एक्स्ट्रा क्लासेज हटा दी गई। दिया कुछ नहीं आपने उसको, ना चॉकलेट दी, ना तारीफ़ की, तालियां बजवाई, नहीं। लेकिन बच्चे का जो एक अप्रिय लगने वाली चीज़ थी एक्स्ट्रा क्लास, वो आपने हटा लिया। तो आपने कुछ हटा दिया, इस कारण से बच्चा मोटिवेट हो गया, तो निगेटिव रीइंफोर्समेंट ये है, ठीक। तो पॉजिटिव और निगेटिव रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इतना अच्छे से समझाने के बाद अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा, ठीक। इस क्वेश्चन को करेंगे आप, और इसका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल्ड निगेटिव रीइंफोर्समेंट की डेफिनेशन के साथ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे। और आज की क्लास में मैं इसका आंसर आपको नहीं दिखाऊंगा, आप ड्रॉप करेंगे कमेंट में, देन मैं आंसर बताऊंगा। हालांकि निगेटिव रीइंफोर्समेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आप चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास के की कॉन्सेप्ट, जो हमने थॉर्नडाइक के संबंधवाद को याद रखेंगे, कनेक्शनवाद को, और 3 नियम जो लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट। पाब्लो की क्लासिकल कंडीशनिंग याद रखेंगे कि कंडीशन स्टिमुली क्या था, अनकंडीशन स्टिमुली क्या था। स्किनर की थ्योरी में, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में 2 चीज़ें बस याद रखेंगे, क्या, एक तो रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट याद रखेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में ऐड करते हैं अच्छी लगने वाली चीज़ों को, और नेगेटिव में अप्रिय चीज़ों को हटाते हैं। लर्निंग वक्र, लर्निंग कर्व क्या था आपका, सीखने का वक्र जो था वो परफॉर्मेंस वर्सेज प्रयास का जो कर्व बनता है, और वहाँ पे जब फ्लैटनेस आने लगती है तो उसको पठार या प्लेटू बोल देते हैं। कारण कुछ भी हो सकता, थकान हो सकती है, गलत तरीका हो सकता है पढ़ने का, या फिर मोटिवेशन की कमी हो सकती है। ये आज की क्लास के मुख्य बिंदु थे जिन पे हमने चर्चा की, और ढेर सारे क्वेश्चंस भी आपको दिखाए हमने कि क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अपने इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आपको वो सारे की कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराते हैं जो बार बार प्रश्न बन के आपके सामने आ रहे हैं इन एग्जाम्स में। इसके साथ ही हम 15 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करके आपके लिए लाते हैं और आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं क्लास में। इतना ही नहीं, क्लास के बाद हम आपको अपने पोर्टल पे जो आज आपको पढ़ाया गया, ये क्लास नोट्स अपलोड कर देते हैं ताकि आप रिवीजन के लिए इसका प्रयोग कर सकें। और 30 क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज भी हम अवेलेबल कराते हैं। यहाँ पे टाइम स्लॉट 10 से 11 लिखा हुआ है, तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लेजीनेस ना करें, 10 से 11 के बीच में ही अटेम्प्ट करें। बट फिर भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से एक बार चेक कर लेंगे, मे बी ओपन हो, तो वहाँ पे 30 क्वेश्चंस की आपकी हर क्लास के बाद एक सीरीज मिलेगी, जहाँ पे ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस जो कुछ प्रीवियस ईयर होंगे और कुछ सेम डिफिकल्टी लेवल के हमने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं वो भी होंगे। उसको अटेम्प्ट करके भी आप बताएंगे कि आपके कितने नंबर बन पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहते हैं, आज आपकी चौथी क्लास है, अभी टोटल 10 क्लासेज और होने वाली हैं। टोटल 14 क्लासेज में पर डे 45 क्वेश्चंस के हिसाब से आपको 600 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो समझ रहे हैं आप, ओवरऑल यूपी टेट के एग्जाम में आपको 30 क्वेश्चंस फेस करने हैं सीडीपी सब्जेक्ट से, और आपको 600 प्लस क्वेश्चन डिस्कस कराए जा रहे हैं। बड़े आराम से आप 30 आउट ऑफ 30 अचीव कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सरसाइज करते रहिए हमारे साथ। थॉर्नडाइक का नियम भी है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रयास करेंगे बार बार तो आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे।
मेजर थ्योरीज ऑफ लर्निंग का एक और क्लास कल होगी, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करेंगे और पोर्टल पे जाके टेस्ट ज़रूर आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करेंगे, और ये आपकी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, ठीक है। वहाँ पे आप अटेम्प्ट करेंगे और ये मार्क्स अपने, जो मैंने एक क्वेश्चन ड्रॉप करा है आपके लिए, उसका एक्सप्लेनेशन और वहाँ पे टेस्ट सीरीज के मार्क्स दोनों कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे, ठीक है। आप तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।